हेलो एवरीवन। आज आपका प्रोडक्शन फंक्शन में ये थर्ड टॉपिक है, ठीक है। तो इसके अंदर हम करेंगे CES, कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन। देखिए ये जो इतने बड़े बड़े मैं टॉपिक आपको करवा रही हूँ, आप PGT की तैयारी कर रहे हो। PGT वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, इसका सिंपल कर सकते हैं, लेकिन जो UGC नेट इकोनॉमिक्स की या फिर डेप्थ में आप चाहते हो तो इसको पूरा का पूरा आप उतार सकते हो या समझ सकते हो, ठीक। नहीं तो मैं बताऊंगी कि PGT में कहाँ तक, वैसे भी इसमें से क्वेश्चन जो आते हैं वो कहाँ तक पूछते हैं, बहुत ही सिंपल पूछते हैं। वो क्या सिंपल पूछते हैं, मैं आपका एक PGT का जो पेपर है वो सोल्व करवाऊंगी, या तो आज ही करवा दूंगी या फिर कल 1-2 दिन में। तो उसमें आप ये देखोगे, मुझे तो वो अभी मिला है, कल ही मिला है, जो कि आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये जो कल मुझे ये पेपर मिला है, मैं इस पेपर को देखकर बड़ा ही मतलब अचंभित हुई कि जितनी मैंने अभी तक आपको वीडियो करवाई है, एक सिंगल क्वेश्चन भी इसमें इधर से उधर नहीं हुआ। यानी कि सारे क्वेश्चन आपको जो मैंने करवाए हैं, जिस तरीके से मैंने आपको करवा, सारे के सारे आए हुए हैं। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर टॉपिक आपका यहाँ पर बहुत अच्छे से हो रहा है। आपके जितने भी दोस्त हैं, अगर वो इसको परचेज करना चाहते हैं तो उनको भी सजेस्ट आप कर सकते हैं। श्योर है ये कि आपका पेपर में, मतलब देखो ये तो होता नहीं 100% कुछ नहीं होता, कुछ आपकी मेहनत होती है और क्या है 50-60% टीचर की मेहनत होती है। तो आपको चीज़ें समझाने का, मैं समझा रही हूँ आपको, करना आपको खुद ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए CES, इसको बोलते हैं कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, प्रतिस्थापित करना। इलास्टिसिटी का क्या मतलब, लॉज। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, स्थिर, ठीक है। तो देखिए जो CES है, इसको देने वाले कौन कौन है, सोलो, एरो, चेनरी, मिनहांस। एक तो ये याद रखिए, ठीक है ना। PGT में इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि CES से संबंधित कौन कौन है, सोलो, एरो, चेनरी, मिनहांस। इसको SMAC के नाम से भी जानते हैं। S का क्या मतलब है, सोलो, M का क्या मतलब मिनहांस, A का क्या मतलब एरो और C का मतलब चेनरी, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने एक बुक लिखी थी, कैपिटल लेबर सब्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो ये इनकी बुक है सबकी, ठीक है ना, मिलाकर एक बुक है, कैपिटल लेबर सब्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। फिर एक पेपर पब्लिश किया जो कि बहुत पॉपुलर हुआ 1961 में। वो पेपर क्या था, वो यही था, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या फिर CES, ठीक। तो ये कब आया, 1961 में। सबसे पहले इसको किसने दिया था, सोलो ने दिया था। उसके बाद इसको पॉपुलराइज जो है ना, वो किसने किया है, ये जो दूसरे जो इकोनॉमिक्स है, एरो, चेनरी, मिनांस, ठीक। अब उसके आगे हम चलते हैं। इससे को अगर CES को आप पढ़ लेते हो तो इससे सोलो इंडेक्स, सोलो का ग्रोथ मॉडल है ना, तो वो करें कि सोलो का जो एक तरीके से जो प्रोडक्शन फंक्शन है आप वो भी निकाल पाओगे, ट्रांसलोग इंडेक्स को निकाल पाओगे, कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को निकाल पाओगे, लीनियर एक्सपेंडिचर जो है फंक्शन उसको आप निकाल पाओगे। तो देखिए इतना सारा, इसका मतलब क्या, CES एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अगर कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में आप जान लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो आपकी क्लियर होती चली जाएंगे। अब उसके बाद देखिए ये इसका एक इक्वेशन है, जैसे उसकी थी ना कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की, क्या थी कि QAL अल्फा K बीटा, ठीक। उसी तरीके से अब देखिए किसी किसी बुक में अलग अलग दी होती है। एक बुक में ये दी हुई है QAL माइनस बीटा प्लस 1 माइनस ये आपका अल्फा है, K माइनस बीटा और -1 डिवाइड बाई बीटा, ठीक है। ये भी इक्वेशन कहीं पर दी मिलेगी और ये भी इक्वेशन दी मिलेगी। मैं आपको इसको सोल्व करवाऊंगी और इसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगी। तो ये इक्वेशन और इक्वेशन सेम ही है, कोई अलग अलग नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये है आपका गामा, ठीक है ना। ये क्या है, गामा। गामा आपको ऐसा सा लिखा ऐसे दिखता है ना, ऐसे, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से होता है। तो ये आपका गामा है। ये डेल है, यानी कि चेंज इसको बोलते हो। ये K है और इसको बोलते हैं रो। ये जैसे P जैसी है ना, इसको बोलते हैं रो, जो इसकी K की ये पावर लगी हुई है। प्लस में 1 माइनस डेल L की पावर रो और सब की पावर E डिवाइड बाई P। अभी आपको समझना, इसका रो का मतलब है इसका, जैसे कि आप बीटा का यहाँ से मान सकते हो, B या रोटा जो बीटा या रो का मतलब है सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर, ठीक है ना, कि हम लेबर को कैपिटल की जगह कितना सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, ये कितना इजी है सब्स्टिट्यूट कर पाना
और कितना मुश्किल है। जितना ज़्यादा इजी होगा सब्स्टिट्यूट कर पाना, एक दूसरे की जगह प्रतिस्थापित करना, उतनी ही जो लोच होती है ना, जो इलास्टिसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। जितना रिजिड होता है, यानी कि जितना आप उसको दूसरे की जगह प्रतिस्थापित कर ही नहीं पाओ, तो उतना ही क्या हो जाता है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा मेरा। प्रतिस्थापित करने का मतलब है या सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब है कितना आसान जितना होगा उतनी ही इलास्टिसिटी ज़्यादा है, और जितना कम आसान होगा उतनी ही लो हो जाएगी। देखिए कैसे, कोई भी चीज़ है जिसको आप एक जगह दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जैसे कि मान लिया जाए कि मेरे पास ये रेड कलर का मार्कर नहीं है, तो मैं इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ ना आसानी से ब्लैक कलर के मार्कर को। तो जो ब्लैक कलर का मार्कर है तो इसका क्या है, एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है वो हाई है। ठीक, दूसरी बात देखिए, अब अगर मेरे को यहाँ पर ये मार्कर है, मेरे पास दूसरा मार्कर नहीं है और ये ख़राब हो जाता, मेरे पास क्या पेंसिल है, तो पेंसिल मैं इस बोर्ड पर नहीं चला सकती, तो क्या होगा, मेरे लिए टिपिकल हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर इनकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। ऐसे ही डेल जो है, ये डेल का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर का क्या मतलब है कि कितना कैपिटल के हिस्से में प्रोडक्शन जाता है और कितना लेबर के हिस्से में, ये डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है। ये जो डेल है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है। ये गामा जो है एफिशिएंसी या टेक्नोलॉजी को दिखाता है। एफिशिएंसी जैसे उसमें क्या था, ये था ना, ए था, जैसे आपने कोप डगलस प्रोडक्शन पढ़ा था, यहाँ पर भी ये लिखा हो, यहाँ पर गामा। तो ये गामा क्या, ये देखिए ये सारे ये क्या बोलते हैं इनको, ये नाम याद आपने रखने कि पी क्या सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर है, डेल क्या है डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है, ये गामा जो है यानी कि ये जो गामा है, गामा क्या एफिशिएंसी को दिखाता है, फिर टेक्नोलॉजी का दिखाता है। अब देखिए जो गामा है ना वो 0 से ज़्यादा होता है। ठीक है, डेल की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर, ठीक है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर या क्या होती है एक तरीके से ये इस तरीके से होता है। ठीक है ना, ये देख लेना कि 1 से कम होता है या 1 के बराबर होता है, जो रो की बात कर रहे हैं। इसके अंदर आप निकालोगे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपने कोप डगलस में भी निकाला, तो क्या था इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपने इलास्टिसिटी वाला चैप्टर किया था ना, क्या था कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है ना, वही है, ये सेम ही होता है इलास्टिसिटी। आप कहीं भी चले जाओ कि परसेंटेज प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज होगा, उसी प्रकार से ये क्या, ठीक है ना, ये इसमें चेंज होने से इसमें चेंज आएगा, किसका, लेबर और कैपिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कि ये जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, या आप यहाँ पर MRS भी लिखा मिल सकता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल। ठीक है ना, ये लेबर एंड कैपिटल में जिस तरीके से निकाली थी ना कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ये उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें चेंज होने से इसका जो एक कैपिटल लेबर रेशो हो उसमें कितना चेंज आएगा अगर उसकी प्रोडक्टिविटी में चेंज होता है, या ये बोलो कि इसमें चेंज होने से इसमें कितना चेंज आएगा। ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक, सब्स्टिट्यूशन कि कितना हम सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे उसकी इलास्टिसिटी बात की जा रही है। अब देखिए ये इसको हम इससे सिग्मा से दिखाते हैं, ये जो साइन होता है ना ये 6 नहीं है, ये सिग्मा है। इसका जब आता है तो ये आता है 1/(1 - p). ठीक है ना, ये इसकी आ जाएगी। पी क्या है यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालने के लिए हमें अब क्या होगा, अगर इसको सोल्व करते हैं ना, सोल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये देखिए E/P है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आ जाएगा पूरा सॉल्यूशन के बाद 1/(1 - p). एक ध्यान रखना है यहाँ पर, देखिए अगर यहाँ पर होती माइनस, ठीक है, यहाँ पर अगर P इस रो की जगह होती माइनस और यहाँ पर भी ऐसे माइनस लगी होती, तो यहाँ पर तुम लिखते प्लस। अगर तुम्हें कहीं पर फॉर्मूले में इस तरीके से, जैसे ये वाला, अगर इस वाले को हम निकालते ना, ऊपर वाले का अगर ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालते तो कुछ इस तरीके से हो जाता 1/(1 + β). ठीक है, तो जब यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर माइनस लगाना है, और जब यहाँ पर है तो माइनस को इग्नोर करना, प्लस लगाना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। अब ये देखिए जो CES है, CES में क्या पूछते हैं, यहाँ से वो किस तरीके से पूछते हैं, वो इस तरीके से पूछते हैं कि इसकी वैल्यू पूछ लेंगे कि इसकी जगह बीटा रख रखा होगा या फिर रो रख रखे होगा, जो भी आपको देंगे कि बताओ इसकी वैल्यू 1 है तो ये कितना होगा, कितना नहीं होगा। इसकी यहाँ पर देखिए मैंने किया हुआ कि जो ये सिग्मा है या इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यदि रो की जगह एक वैल्यू रखें और यहाँ पर माइनस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है, यानी कि प्लस का है ना, इसलिए माइनस आ, तो 1 रखेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होगा
कि जो भी है लेबर है जो भी है वो क्या होंगे, एक दूसरे के प्रतिस्थापित है, बहुत अच्छे, यानी कि पूर्णतः स्थापित किया जा सकता है। लेबर से ही आप एक चीज़ को बना सकते हो, कैपिटल से आप एक चीज़ को बना सकते हो। 1/1 माइनस 0, अगर 0 है तो 1/1 हो जाएगा। ये आएगा यूनिट इलास्टिसिटी या यूनिटरी इलास्टिसिटी जिसको आप बोलते हो। ये जो यूनिटरी इलास्टिसिटी है ये आपको दिखाता है कि जैसे कोव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, कोव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को शो करता है। कोव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कैसा था, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है ना, होमोजीनिटी की बात करता था, जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू 1 आई थी, तो ये उसको दिखाता है। ठीक है, ये क्या दिखाता है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन किस चीज को दिखाता है। इससे पहले वाली बात को इग्नोर कर दीजिएगा, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही याद रखना आपने कि 1/1 माइनस 0 1/1 यूनिट इलास्टिसिटी या यूनिटरी इलास्टिसिटी को दिखाता, और ये कोव डगलस को, क्योंकि कोव डगलस की जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन थी वो क्या थी, 1 के बराबर थी। यहाँ पर देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट तो है लेकिन वो वेरी कर रही है। यहाँ पर देखिए क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई, यहाँ पर 1 आ गई। उसके बाद देखिए अगर आप इसको इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर लेबर और कैपिटल में जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होगा। परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कोई अगर चीज को बनाना चाहते हो तो लेबर और कैपिटल दोनों उसको चाहिए। जैसे मैंने वहां पर जब इंडिफरेंस करवा तो यहाँ पर था ना ये इस तरीके का कि MRS मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई में क्या थी, 0 थी। वैसे यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलो या MRS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बोलो, क्या हो जाएगी, लेबर और कैपिटल में 0। यानी कि आपस में आप अगर इस एक्स वस्तु को कोई भी है अगर इसको बढ़ाना चाहते हो तो लेबर और कैपिटल आपको दोनों ही बढ़ानी पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता एक चीज को दूसरे की जगह, तो इसको बोलेंगे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखिए अगर आपको कहीं पर ऐसा लिखा मिले कि ये पावर में ना 1/ρ लिखा मिले, ठीक है ना, 1/ρ, तो आप बोलोगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। 1 से अगर ये ज्यादा हो जाता है तो आप बोलोगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और अगर ये 1 से कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है, तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, अगर यहाँ पर ये कई बार आपको ये भी मिलेगा, ये है ना यहाँ पर ये लिखा हुआ, तो ऐसे मिलेगा कि ये ग्रेटर देन 1 है। ठीक है ना, यहाँ पर एक रख रखा है ना, 1 से अगर ज्यादा तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, 1 से ज्यादा था ना, यदि 1 के बराबर है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, 1 से कम है तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, डेल ये कोव डगलस प्रोडक्शन का अल्फा और बीटा की तरह है। ठीक है, जो डेल काम कर रहा है ना यहाँ पर, ये जो डेल है ये किसके, कोव डगलस प्रोडक्शन का जो अल्फा और बीटा, क्योंकि देखो डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है ना, तो अल्फा और बीटा वहां पर क्या थे, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर थे। रो की अगर वैल्यू 1 के बराबर आई तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, यदि 0 के बराबर आई तो के एंड एल एक साथ यूज होंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ उतना ही करना है, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा। तो इसका नेक्स्ट कर लेते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लीजिए, प्रॉपर्टीज, फिर ये बताऊंगी CES और कोव डगलस प्रोडक्शन किस तरीके से एक दूसरे से अलग है। तो देखिए जो CES फंक्शन है ना वो होमोजीनियस है। ठीक है ना, होमोजीनियस का मतलब होता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की तरह का। ठीक है ना, एक जैसा, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। ठीक है, ये लिखा मिलेगा आपको, या आपको याद रखना कि द CES फंक्शन होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 इफ़ यू इंक्रीज द इनपुट्स। वो करें कि यदि जो इनपुट्स है, इनपुट्स क्या होती है आगत हिंदी में, इनपुट्स क्या क्या है, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, तो वो करें कि इन द CES फंक्शन बाय, तो वो करें कि जिस तरीके से ये बढ़ते हैं ना उसी तरीके से आउटपुट बढ़ेगा। जिस रेट से इनको बढ़ाओगे उसी रेट से आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। अगर इस तरीके का सिनेरियो बनता है तो इसका मतलब होता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और यहाँ पर जो ये फंक्शन काम करता है वो कोव डगलस प्रोडक्शन की तरह काम करेगा। अगर यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा हो या दिखाई दे रहा हो, इसको आप एक बार देखिए कि 2 फंक्शन मैंने लिखे थे कि या तो ये हो सकता है या ये हो सकता। यहाँ पर देखिए आउटपुट, ये गामा, ये डेल, ये के, ये रो है जो कि सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर है, ये डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है, ये एफिशिएंसी को दिखाता है, ये 1 माइनस डेल है, ये एल है, उसकी पावर रो है, और इस पूरे की जो है वो क्या है एक तरीके से ई डिवाइड बाय रो। ठीक है, ये इस तरीके से दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब है यदि हम 0 को होना रो कर देना, अगर 0 की वैल्यू को हम रो कर दें, 0 क्या कर दे, रो कर दे, तो इसका जब सोल्व करते हैं तो ये इस तरीके से ही निकल कर आता है। ये इस तरीके से आता है कि यहाँ पर गामा हो जाएगा, ठीक है, के यहाँ पर डेल चला जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप एल यानी कि जिसका डेल हो गया, उसके बाद के हो गया, ये डेल है यहाँ पर डेल, और ये गामा है, और ये आ जाएगा 1 माइनस डेल। ठीक, तो ये क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था कि डेल जो है अल्फा
जो अल्फ़ा थी और जो बीटा है उनकी तरह वर्क करता है। तो ये आपका हो जाता है क्या, कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि इससे ट्रांसलोग जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको निकाल सकते हैं, सोलो इनपुट्स बोलो या सोलो का प्रोडक्शन फंक्शन है उसको निकाल सकते हैं, लीनियर एक्सपेंडिचर को यहाँ पर हम निकाल सकते हैं और कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से किसकी तरह दिखेगा आपको, कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की तरह। दूसरा देखिए, जो आइसो क्वांट ऑफ सीरीज प्रोडक्शन फंक्शन आर आल्सो ऑफ ए नॉर्मल कॉन्वेक्स शेप। कॉन्वेक्स शेप आप देख चुके हो ना कि जो आइसो क्वांट है, जो उत्पादन संभावना वक्र है, वो कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया कि ये रिज लाइंस होती है, ठीक है ना, इन रिज लाइंस, ये रिज लाइंस आपने देखी थी और इनके बीच का ही हिस्सा था जिसके अंदर आप उत्पादन कर सकते हो। और यही सिर्फ ये कॉन्वेक्स टू द जो ओरिजिन है इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसो क्वांट बोलते हैं। यही सिर्फ आइसो क्वांट है, क्योंकि इसकी देखिए रिज लाइन होती है ना, ये रिज लाइन होती है जो ये इस तरीके से, ये ऊपर वाली आपको मैंने बताया कि मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल 0 होती है, इन पे सब पे मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 होती है। इससे जैसे स्टेज पड़ी थी ना, आपने 3 स्टेज आपने की थी ये इस तरीके से, ठीक है, ये टोटल प्रोडक्शन वाली। तो ये जो 3 स्टेज पड़ी थी यहाँ पर, तो ये फर्स्ट स्टेज होती है, ये इसकी सेकंड होती है और ये थर्ड होती है। और आप ये भी पढ़ चुके हो कि सिर्फ सेकंड स्टेज ही अच्छी स्टेज होती है जहाँ पर एक प्रोड्यूसर उत्पादन कर सकता है, अदरवाइज दोनों स्टेज में नहीं कर सकता वो कहीं पर भी। वो कारण मैंने आपको बता दिया। ये क्या बता रहे कि सी इस प्रोडक्शन फंक्शन ना, वो भी कैसा होता है, वो भी नॉर्मल कॉन्वेक्स शेप का होता है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर और कैपिटल क्या होते हैं, डिक्रीजिंग होती है, ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग का मैंने बताया था कि डिक्रीजिंग का क्या मतलब होता है, डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि जब हम जैसे जैसे लेबर को बढ़ाएंगे और जो कैपिटल को हम छोड़ रहे हैं तो क्या होगा, स्टार्टिंग में आप ज़्यादा कैपिटल को छोड़ोगे, उसके नेक्स्ट जब एक लेबर की यूनिट और इंक्रीज करोगे तो पहले जो जितनी ज़्यादा छोड़ी थी ना उससे थोड़ा कम, फिर और एक बढ़ाओगे लेबर को, उससे और कम और कम और कम। तो जैसे जैसे लेबर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे के जो कैपिटल के छोड़ने की दर है वो क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। इसलिए मैंने बोला था कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, या वहाँ पर ये बोला था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल कैसे है, डिमिनिशिंग है, घटती है। अगर ये कॉनकेव होता है तो ये बढ़ती हुई हो जाएगी कि पहले एक लेबर ली, उसके लिए आपने कम छोड़ा, दूसरी के लिए ज़्यादा छोड़ा, उससे और ज़्यादा छोड़ा, इस तरीके से हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर ये क्या होती है, लीनियर होती है, तो क्या होता है वहाँ पर ये कांस्टेंट होती है। अगर ये होता है एल शेप का तो यहाँ पर क्या है, नहीं सब्स्टिट्यूट की जा सकती, तो इसलिए ये 0 हो जाती है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। CS एज्यूम करता है इलास्टिसिटी इज कांस्टेंट। ये ध्यान रखिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को क्या मानकर चलता है, अभी देखा था ना कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का ये साइन था, तो ये मानकर चलता है कांस्टेंट, बट मे नॉट नेसेसरी इक्वल टू, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 के बराबर आए, नहीं जैसे कोब डगलस में था। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, अगर ये वाली इक्वेशन लेते तो 1 माइनस रो आएगा, अगर ऊपर वाली लेते यहाँ पर ये माइनस है ना बीटा के साथ, तो ये ऐसे आ जाएगा 1 प्लस में बीटा। ये है ही दोनों एक ही बात, बीटा लिखो, के लिखो, एन लिखो, जो तुम्हारी मर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब यहाँ पर माइनस है तो वो इग्नोर करना, अगर माइनस नहीं है तो माइनस लगाना। तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये पूछ रहे हैं। तो ये इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। या मोस्टली आप इस फॉर्मूले को वैसे ही कह देते हैं कि आपको अगर बताओ कि बीटा की वैल्यू इतनी दी हुई है, कुछ भी दिए हैं कि इस तरीके से दिया हुआ है जो भी है, तो उसको फिर आप रखोगे वैल्यू और निकाल दोगे। अभी मैंने पिछली उसमें बताया है आपको, पिछली जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ था, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। अब उसके बाद देखिए इसके अंदर जो वेरिएबल्स ना, 3 वेरिएबल हैं। एक आउटपुट, ठीक है ना, आउटपुट ये लो या ये लो, लेबर और कैपिटल, ये इसके वेरिएबल हैं। 3 पैरामीटर हैं, डेल्टा यहाँ पर ये सॉरी गामा, यहाँ पर ए, ठीक है ना, ए इसके बराबर ही है। दूसरा देखिए डेल्टा, ठीक है ना, डेल्टा कौन सा, ये वाला डेल्टा डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर यहाँ पर ये इन्होंने क्या ले रखा, अल्फा ले रखा, तो ये हो जाता रो की जगह इन्होंने क्या ले रखा, बीटा ले रखा। तो ये इसके क्या है वेरिएबल, इसकी रेंज कितनी जाएगी 0 to इन्फिनिटी। अभी वैल्यू रख के देखी थी ना कि 1 में अगर 1 रखोगे तो 1/0 हो जाएगा और ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सारा सोल आपने कर लिया है। तो ये है पूरा का पूरा CES, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। किसने दिया आपने सिर्फ इतना याद रखना है, किसको इस इक्वेशन में क्या बोलते हैं वो याद रखना। वैसे इसका डिफरेंस भी है, डिफरेंस मैं यहाँ पर आपको पढ़कर बताऊंगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कि क्या इन दोनों का डिफरेंस है।
यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या, आप ध्यान से सुनिए कि कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है ना, ये क्या ऑब्जर्वेशन पर आधारित है कि मजदूरी दर प्रति व्यक्ति उत्पादन का स्थिर अनुपात है। देखिए मजदूरी दर जो है ना, प्रति व्यक्ति जो उत्पादन है उसका कांस्टेंट रेट से आपको मजदूरी मिलेगी। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं आपको कि कांस्टेंट रेट का क्या मतलब है। देखिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि जो कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या कहता है कि मजदूरी दर प्रति व्यक्ति उत्पादन का स्थिर अनुपात है। मजदूरी दर प्रति व्यक्ति उत्पादन का, मजदूरी दर प्रति व्यक्ति उत्पादन का स्थिर अनुपात है, स्थिर अनुपात है। अगर इसको मैथमेटिकल लिखोगे तो इसका मतलब है कि ये प्रति व्यक्ति उत्पादन है, क्यू डिवाइड बाई इतना आउटपुट है, ये लेबर लगी हुई है, ये आपकी ए है, ये डब्ल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि मजदूरी दर प्रति व्यक्ति उत्पादन का स्थिर अनुपात है। जो आपको मजदूरी मिलेगी ना, वो कॉन्स्टेंट रेट से मिलेगी। ये आपको बताता है कॉफ डगलस। अगर यहाँ पर CES की बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा आपका, ठीक है ना। जो मजदूरी दर मिलेगी आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आप क्या बोलोगे कि प्रति व्यक्ति उत्पादन मजदूरी दर का बदलता हुआ अनुपात है। अब देखिए जो CD है, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की अपेक्षा जो CES है वो ज़्यादा जो मतलब प्राचलन या पैरामीटर हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और इस प्रकार के साधनों को स्थानापन्न या पूरक होने देता है। इसका मतलब क्या है, CES के अंदर आपने देखा था ना कि जो कॉम्प्लीमेंट्री की भी बात करता है ना, जहाँ पर अभी आपने देखा कि जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। लेकिन कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ऐसी कोई बात नहीं करता कि कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन साधनों की स्थानापन्नता की मान्यता पर आधारित है और साधनों की पूरकता यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री की बात नहीं करता। वो सिर्फ ये कहता है कि लेबर और कैपिटल क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स है। दूसरा देखिए, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन केवल 2 इनपुट के ऊपर लागू होता है और CES जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो ज़्यादा इनपुट के ऊपर लागू होता है। अभी मैंने बताया था ना आपको, लेबर कैपिटल और एक और चीज़ यहाँ पर अभी लिख कर दिखाई थी। CES फलन में स्थानापन्नता की लॉ स्थिर रहती है। देखिए CES के अंदर, CES में जो रो थी, ठीक है ना, या फिर जो बीटा था, वो करें कि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन की जो रेट है ना वो कांस्टेंट है, फिर जरूरी नहीं है कि इक्वल टू 1 हो। अभी आपने देखा कि 0 to इन्फिनिटी लाइट करते, 0 to इन्फिनिटी लाइट करते, क्यों, अभी आपने देखा था ये तो इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये बात बोली गई। उसके बाद देखिए, लेकिन कॉफ डगलस में क्या था, इक्वल टू 1 थी। और जो यहाँ पर आप देखोगे कि जो कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या है, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। CES क्या ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा यहाँ पर सोलो की भी बात कर रहे हो, ट्रांसलोक की बात कर रहे हो, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हो, लीनियर एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो, तो इतना बड़ा विस्तृत रूप है। फिर देखिए दोबारा कि जो CES है ना, तीनों जगह लागू होता है, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। लेकिन यहाँ पर एक बात देखिए, अभी मैंने कॉफ डगलस में भी यही बात बताया था कि इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट। लेकिन एक बात को ध्यान से सुनिए, कॉफ डगलस जो प्रोडक्शन फंक्शन है ना, वो इनिशियली या ओरिजिनली जब दिया गया था सिर्फ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के ऊपर आधारित था। उसको मॉडिफाई करने के बाद ही उसको मॉडिफाई किया गया, तब उसको अप्लाई किया गया कि अल्फा प्लस बीटा यदि ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यदि इक्वल टू 1 है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, यदि ये ए लेस देन 1 है तो क्या होंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अब देखिए, जब आपने ये प्रेडिक्शन फंक्शन किया था, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है आपसे, वो इस तरीके से आपसे पूछ ले कि क्यू जो है ए एल अल्फा, ठीक है, जो ओरिजिनल वो था 1 माइनस अल्फा, तो ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के ऊपर आधारित था। अब उसके बाद आप यहाँ पर आगे देखिए, अगर वो आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पर नया कैसे आता है, ए एल अल्फा और के बीटा, इस तरीके से आया था ये बीटा। तो अल्फा की जितनी वैल्यू दे रखी है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है या फिर तरीके से इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। वो ऐसे देगा आपको कि मान लेते हैं यहाँ पर ए एल अल्फा की जगह वो आपको दे दे 0.8, ठीक है ना, के बीटा की जगह दे दे 0.2। यदि इन दोनों को जोड़ोगे ना आप, 0.8 को और प्लस 0.2 को, यदि ये 1 के बराबर आता तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, यदि ये इतना आ जाता
ठीक है ना। तो फिर क्या हो जाता है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो जाता, यानी कि मान लेते हैं कि 0.8 प्लस में 0.4 ऐसे आ जाता, तो 1 से ज़्यादा हो जाता ना, तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाता। तो इसका मतलब क्या आ जाता है, इंक्रीजिंग, ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल था, ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। यदि यहाँ पर ये कम आ जाता है, ये 0.6 है और ये 0.2 है, ठीक है ना, ये है लेबर और ये है कैपिटल, तो क्या आ जाता है 1 से कम, तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिए। कई बार आपको ऐसे वैल्यू दी होगी, इसकी वैल्यू दे रखी होगी, इसकी वैल्यू दे रखी होगी, आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। वो तो क्वेश्चन के ऊपर पता चलेगा कि किस तरीके का और किस तरीके का नहीं है। ये यहाँ तक आपका CES जो है वो फंक्शन खत्म हो जाता है। आपने क्या क्या देख लिया, रिज लाइन देख ली, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देख लिया। अब इसके नेक्स्ट उसमें हम देखते हैं, इसके आगे जो पार्ट है उसमें हम ये देखेंगे कि अभी शॉर्ट रन के बारे में आपने जान लिया, और कोव डगलस CES, ये सारी चीज़ें आपने, रिज लाइन क्या है, एक्सपेंशन पाथ क्या, ये सारी तमाम चीज़ें आप पढ़ चुके हो। अब इसके आगे मैं आपको देखिए, ये जो प्रेडिक्शन फंक्शन की जो वीडियो है ना, ये लंबी भी है। दूसरी बात क्या कि थोड़ी सी आगे पीछे है, ठीक है। आगे पीछे क्या, अभी मैंने बीच में कोव डगलस और CES करवा दिया, अभी इसी वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी लॉन्ग रन के बारे में, कि लॉन्ग रन प्रेडिक्शन फंक्शन में क्या होगा। तो अब थोड़ा सा आप इन चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज मत होइए, जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे करते रहिए, और जो बुक है आपके पास उसको थोड़ा सा पढ़ते रहिए। तो इसका नेक्स्ट हम कर लेते हैं इसी वीडियो में। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, एक तो बताऊंगी आपको लॉन्ग रन प्रेडिक्शन फंक्शन, थोड़ा सा उसके साथ में शॉर्ट रन प्रेडिक्शन फंक्शन। जब हम बात करते हैं लॉन्ग रन प्रेडिक्शन फंक्शन की, तो लॉन्ग रन प्रेडिक्शन फंक्शन का मतलब होता है कि सारे के सारे वेरिएबल जो है ना वो आपके चेंज हो जाते हैं। या फिर आप ये बोलो कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या था कि एक लेबर क्या थी, वो तो क्या थी, वेरिएबल थी, और बाकी फैक्टर क्या थे, कांस्टेंट थे। लेकिन जब वो शॉर्ट रन प्रेडिक्शन फंक्शन था, लेकिन जब आप बात करोगे लॉन्ग रन प्रेडिक्शन फंक्शन की, तो वहाँ पर आप ये देखोगे कि चाहे लेबर हो चाहे कैपिटल हो, तमाम चीज़ें क्या हो जाएंगी, वेरी करती रहेंगी, ठीक है ना, वेरी कर जाएंगी, वेरिएबल हो जाएंगी। इसलिए जब शॉर्ट रन की बात करते हैं उसको बोलते हैं रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है ना, साधन के प्रतिफल। और जब हम बात करते हैं लॉन्ग रन की, तो वहाँ पर बोलते हैं रिटर्न टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल। वहाँ पर साधन आता है, यहाँ पर पैमाना आता है। मैं आपको पैमाने के प्रतिफल के बारे में बताऊंगी। पैमाने के प्रतिफल के बाद मैं आपको बताऊंगी, दोनों में डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगी। फिर मैं आपको ये बता दूंगी इकोनॉमिक्स क्या होती है, बचते क्या होती है, बचते क्या होती है। बचते कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ऐसे ही बचते भी 2 ही टाइप की होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है ना। बचतों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, बचतों के बारे में इतना डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं। तो बताऊंगी किस किस तरीके की, इंटरनल में क्या आएगा, एक्सटर्नल में क्या आएगा। तो मैंने आपको बता दिया ना यहाँ पर शॉर्ट में कि अब इससे आगे हम ये पढ़ने वाले हैं। अब देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल पर जो प्रपोर्शन है, ये क्या शॉर्ट रन की आप बात कर रहे थे, लॉ ऑफ घटते बढ़ते अनुपात का नियम। ये 2 तरीके से मैं आपको बता चुकी हूँ, ये इस डायग्राम से भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और मैं आपको रिज लाइन के बारे में बता चुकी हूँ, ठीक है ना, दोनों तरीके से, ठीक। अब उसके बाद हम बात करते हैं, ये होता शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू फैक्टर। अब देखिए रिटर्न टू फैक्टर में एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ थोड़ा सा, अगर आप यहाँ पर अच्छे से समझोगे तो आ जाएगा। रिटर्न टू फैक्टर में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, पहले आपका उत्पादन जितना भी आपका एक साधन तो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है, और दूसरा जो इसके ऊपर काम कर रहा होता है वेरिएबल फैक्टर होता है। यहाँ पर आपका टोटल आउटपुट होता है। पहले क्या है, जब इस फिक्स फैक्टर के साथ इसको लगाओगे ना, तो एक बार तो उत्पादन बढ़ेगा बढ़ती दर से, जो कि मैंने डायग्राम में आपको ये बताया था कि जब आपका कराओ इस तरीके का होगा, इस तरीके का। उसके बाद क्या होगा, एक टाइम पर जब इस फिक्स फैक्टर का आप यूज कर पाओगे, यानी कि मैक्सिमम आपने यूज कर लिया, फिर क्या करेगा, उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता जहाँ से इंक्रीज करेगा एट ए डिक्रीजिंग रेट। उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, एक पॉइंट पर जाकर ये कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद भी यदि आप लेबर को इसके ऊपर बढ़ाते चले जाओगे, मान लेते कि यहाँ पर 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, 5, 6, उसके बाद यदि आप बढ़ाते चले जाओगे तो ये क्या कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होने के बाद ये क्या करेगा, डिक्रीज। तो इस तरीके की शेप आप पढ़ चुके, इसको बोलते हैं रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे रिटर्न टू स्केल की, या फिर द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये क्या था, रिटर्न टू फैक्टर लिखा मिलेगा आपको, या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक ही बात होती है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब है कि जितने से हम फैक्टर का यूज करते हैं, जितने से हम साधन को बढ़ाएंगे, या जितने से हम इनपुट को इंक्रीज करते हैं, उससे ज़्यादा से आपका आउटपुट इंक्रीज हो जाता है,
ये मान लेते कि इतने से हमने बढ़ाया और ये आपका मान लेते कि इतने से बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपका उत्पादन जितने आपने फैक्ट्री इंक्रीज किए हैं उससे अगर ज़्यादा से बढ़ जाए तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होंगे। दूसरा, यदि आपने जितने से अपने फैक्टर को लगाया और उससे कम से आपका उत्पादन बढ़े तो ये क्या होंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न्स होंगे। यदि उसके बाद आप देखोगे जितने से आपने फैक्टर लगाए उतने से आपका आउटपुट बढ़े तो ये कॉन्स्टेंट होंगे। सिर्फ ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर देखिए वो करें कि लेबर है हमारी, लेबर को हमने 3 से 5 किया, 5 से 6 किया। वैसे ही हमारे पास इतना कैपिटल का यूज करते थे, 3 से हमने कैपिटल को 5 किया और 5 से हमें 6 किया। ये साधन है, 5 बढ़े फिर 6 बढ़े। तो वो करे कि स्टार्टिंग में जो हमारा आउटपुट है ना, आउटपुट जो है अगर आप इनको देखोगे तो वो करे कि आउटपुट हमारा स्टार्टिंग में था इतना, ये आउटपुट था, आइसो क्वांटी ये था। फिर उसके बाद जो है आउटपुट आपका बढ़ जाता है, इतना हो जाता है, ठीक। उसके बाद आपका आउटपुट जो है ना वो इतना हो जाता है। अगर आप इस लाइन को लेते हो ना इस तरीके से तो ये आपको ये दिखाते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ से अब चेंज हो जाएगा, इसको एक बार थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। पहले क्या था आपका कि आपने 3 लेबर लगाई हुई थी, 3 कैपिटल, और आपका जो आउटपुट था ना वो था आपका 100 यूनिट का। अब आपने लेबर को कितना बढ़ाया, डबल 3 से 5 यानी कि डबल से कम बढ़ा, 3 से, और कैपिटल भी कितना बढ़ा आपने 3 से 5 कर दी, इतना इंक्रीज हो गया, ये कैपिटल बढ़ गई, आपका आउटपुट डबल हो जाए। देखिए साधन तो डबल से कम है, डबल कितने होते 6, लेकिन उत्पादन कितना हो गया, डबल हो गया। तो इसका मतलब क्या, जितने से हमने फैक्टर लगाए हैं उससे ज़्यादा से हमारा आउटपुट बढ़ा। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। उसके बाद देखिए यदि हम इनको बढ़ाकर 5 से 6 करते हैं, ये हो गया हमारा 3 से 5 था बेटा ये, उसके बाद ये 6 हो गया, और यहाँ पर भी जो है ना हम लेबर को बढ़ा दे इतना करते, तो ये तो एक बढ़ा, एक लेबर बढ़ी और एक कैपिटल, आउटपुट आपका 300 हो जाए, यानी कि 100 से 200 हुआ। इसका मतलब क्या, 100 चल रहा है ना, यानी कि डबल हुआ फिर ट्रिपल हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि साधन तो कम बढ़ रहे हैं लेकिन जो आपका आउटपुट है वो ज़्यादा से बड़ा। या आप ऐसे कर सकते हो कि ओ ए जो है वो छोटा है, बड़ा है, और ओ ए बी बी सी, एक मिनट थोड़ा सा ये रॉन्ग होगा, दोबारा कर लेते हैं। साधन कम लगे हुए दिखा रखे ना, लेकिन वो डायग्राम में शो नहीं हो रहे थे। किस तरीके से जो ये दिखाए ना मैंने, ये इस तरीके से होना चाहिए कि सबसे लंबी लेंथ जो है इसकी होनी चाहिए कि हमने इतनी लेबर को लगा रखा है और इतना कैपिटल को लगा रखा है। उसके बाद आप देखिए हमने कितना किया, इसको हमने, ये सबसे बड़ा होना चाहिए ओ ए, इसलिए वहाँ पर लिखा होता है ना कि ओ ए ग्रेटर देन ओ बी ग्रेटर देन ओ सी। इसका मतलब क्या है, अब हमने क्या किया, फिर हमने इसको 3 से 5 किया और इसको भी हमने कितना किया, 3 से 5 किया, 3 से हमने 5 कैपिटल किया, तो आपका आउटपुट 100 से कितना हो गया, डबल हो गया। उसके बाद सिर्फ हमने इनको एक बढ़ाया, ये 6 किया, इसे थोड़ा सा कम गैप होना चाहिए यहाँ पर, ये हमने 6 लेबर किया और यहाँ पर हमने 6 कैपिटल किया, आपका आउटपुट जो है वो कितना हो गया, 200 से 300 हो गया। यहाँ पर ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट, तो ये जो ना सबसे बड़ा है, फिर उससे बड़ा ये, इससे छोटा ही, यानी कि ओ ए ग्रेटर देन ओ बी ग्रेटर देन ओ सी, ये सी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि इनपुट का तो हम कम यूज करें लेकिन आउटपुट हमारा इनपुट के मुकाबले में ज़्यादा आ रहा है, तो इसको बोलते बढ़ते प्रतिफल, ठीक है ना, या इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। उसके बाद अगर यहाँ पर हम कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, जितने से हमारे फैक्टर बढ़ेंगे, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इसका मतलब होता है जितने से आपके फैक्टर इंक्रीज होंगे उतने से आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। लेबर, कैपिटल, ठीक है। यहाँ पर ये आपका आइसो क्वांट है, ये मान लेते हैं कि 100 यूनिट है, ये लेबर आपकी वही है कि लेबर यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 लेबर है और 2 कैपिटल है। इसके बाद यदि हम क्या करें, 2 लेबर से 4 कर दें, 4 लेबर और 4 ही यहाँ पर कैपिटल कर दें, ये सेम होना चाहिए यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा ये वाला हिस्सा। तो ये आपने यहाँ पर 4 कर दिया, आपका आउटपुट कितना हो जाए, 100 से 200 हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि जो अगर यहाँ पर हम एक और ले लें, इनको और 4 से 6 कर दें और इसको कितना करें, 6 से यहाँ पर भी 6 की कर दें, तो ये आपके 250 क्वांट हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये 300। इसका मतलब क्या है कि ये सारे के सारे बराबर आने चाहिए, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जब हम बात करते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के, तो उसको लिख दे DRS,
ठीक है, DRS डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसका मतलब होता है कि जितने से आप साधन को लगाओगे ना उससे कम आउटपुट आएगा, जितने से हम फैक्टर को लगाएंगे उससे कम आउटपुट निकल कर आएगा, तो वो घटते प्रतिफल हो जाएंगे। घटते प्रतिफल का क्या मतलब है, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने लेबर ली, ठीक है ना, लेबर हमने लगाई 2 से 5, 2 से हमने इसको कर दिया सीधा 5 लेबर। वैसे यहाँ पर कैपिटल थी 2, कैपिटल थी 2 से हमने कितना किया 5, ठीक है ना, 5 हमने यहाँ से कर दिया कैपिटल को, 2 से हमें कितना कर दिया 5 कैपिटल। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, एक चीज़ को ध्यान से देखिए कि जो आप यहाँ पर ये कर रहे हो इतना, ठीक है, इतना, लेकिन आपका आउटपुट मान ले कि आपने क्या किया है, कैपिटल को 2 से 5 यानी कि डबल से ज़्यादा किया, लेकिन आपका आउटपुट सिर्फ कितना 100 था, यहाँ पर भी कितना रहे 200 हो जाए, तो आउटपुट तो सिर्फ डबल हुआ है लेकिन साधन डबल से ज़्यादा लगे, तो इसको बोलते हैं हम डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, ये चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं दोनों में डिफ्रेंशिएट करने की। एक बार ये कुछ क्वेश्चन भी पूछा गया था, वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इनका रिलेशन देखेंगे, ठीक है। रिलेशन देखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं ये वाला OL ओके, ठीक है, कैपिटल और लेबर 2 कॉम्बिनेशन आप लेकर चलोगे। अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि ये कैपिटल कांस्टेंट है, वैसे मान रही हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगी इसका मानने का क्या कारण है। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कैपिटल है और ये आइसोक्वांट है, यहाँ पर ये दिखा रहा है आपको 100 यूनिट को, ठीक है, 100 यूनिट को, इतना लेबर है और इतना कैपिटल का यूज किया जा रहा है। मान लेते कि हम लेबर को क्या करें, लेबर को और कैपिटल को हम डबल कर देते हैं, लेबर और कैपिटल हमने डबल कर दी है, L से L2 हो गई है और कैपिटल हमारी K से K2 हो गई है, ठीक है। ये डबल मैं बोल रही हूँ, ये डबल हो गई है, 2 थी तो 4 हो गई है, 2 थी तो 4 हो गई। आउटपुट वो करें कि हमारा डबल हो गया, 100 हो गया। यहाँ पर मैं सिर्फ रिलेशन बता रही हूँ, डबल हुआ, कॉन्स्टेंट हुआ, डिक्रीज हुआ, ऐसा कुछ नहीं बता रही मैं आपको। तो यहाँ से देखिए आपका, अब वो करें हैं कि यदि हम दोनों फैक्टर को बढ़ाते हैं एक साथ तो तब क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे एक तरीके से क्या बोल रहे हैं हम, एक तो रिटर्न टू फैक्टर है, एक रिटर्न टू स्केल है। ये तो है रिटर्न टू स्केल, जब दोनों साधनों को एक साथ बढ़ाया जा रहा है, दोनों साधनों को बढ़ाया जा रहा है ना, कि ये 2 थी तो ये भी 2 थी, ये 4 हुई तो ये भी 4 हुई, तो करें कि आउटपुट हमारा हुआ, ये यहाँ पर गलत ले गई मैं, यहाँ पर 1 सेकेंड रुके, ये आएगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ये इतना बड़ा, तो ये आउटपुट हुआ हमारा 200। उसके बाद देखिए वो करें कि अगर हमें अकेला जो लेबर है, यदि अगर हम अकेला लेबर को लगाते तो तब क्या, देखिए यदि हम दोनों साधनों को डबल कर रहे हैं तो आउटपुट भी आपका डबल हो रहा है। ये करें कि यदि अकेला हम क्या करते, लेबर को ही इंक्रीज करते, या इसके ऊपर सिर्फ लेबर की अगर हम बात करें, लेबर को हम डबल कर दें, कैपिटल को हम कांस्टेंट रखें। यहाँ से मान लेते कि ये पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये कोई C पॉइंट है। देखिए यहाँ पर कैपिटल क्या है, कांस्टेंट है, लेबर क्या है, बढ़ गया है, L से L2 हो गया, डबल हो गया, तो करें कि आउटपुट हमारा डबल से कम बढ़ेगा, आउटपुट हमारा क्या रहेगा, डबल से कम रहेगा। मान लेते कि 150 पर हो गया। तो ये आपको ये बताता है कि यदि हम साधनों को जो बढ़ाते हैं ना दोनों को, तो हमारा आउटपुट ज़्यादा से बढ़ता है, लेकिन जो अगर एक फैक्टर को हम बढ़ाते हैं तो वहाँ पर हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो वो करें कि यदि हम इसको डबल करना चाहते हैं लेबर के द्वारा ही, तो हमें लेबर को इतना लगाना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक आपको लेबर लगाकर जब आप 100 से 200 यूनिट पर जाओगे। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, एक लाइन ये इस तरीके से दी हुई थी, एक तो लाइन ये थी, ठीक है ना, ये देखिए, ये तो आपको क्या दिखा रही है, एक तरीके से ये दिखा रही है ना कि रिटर्न टू स्केल को दिखा रही है कि लेबर और कैपिटल दोनों को बढ़ा रहे हो इसके ऊपर। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि K' या K लाइन क्या है, ये आपको दिखा रही है रिटर्न टू फैक्टर को, क्योंकि एक साधन कॉन्स्टेंट है, दूसरे को बढ़ाया जा रहा है। जब भी आपको ऐसा कुछ लगे कि ये लाइन हो सकता है कि इसमें कैपिटल को बढ़ाया जा रहा है इस तरीके की, तो आपको ये डिफाइन करना आना चाहिए कि ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो अभी आपने देख लिया कि रिटर्न टू स्केल क्या होते हैं। अब इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, डिसइकोनॉमिक्स क्या है, और उसके बाद इसी के अंदर मैं टेक्निकल प्रोग्रेस के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगी। एक टेक्निकल प्रोग्रेस, हिग्स की टेक्निकल प्रोग्रेस बताऊंगी। वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैराथन,
ठीक है ना। इको गुरु इकोनॉमिक्स क्लासेस के नाम से जो मेरा यूट्यूब चैनल है बाय शीला अहलावत, तो वहाँ पर आप उसको सर्च कर सकते हो। वहाँ पर मैंने इसको बहुत डिटेल से वहाँ भी करवाया। और ये जब माइक्रो कंप्लीट हो जाएगी, इसको कंप्लीट करने के बाद उसको रिवीजन के लिए आप ज़रूर देखिएगा। तो इससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको हम करते हैं इसके बाद कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, बचते होती है, और डिस इकोनॉमिक्स क्या होती है, बचते। जब हम बात करते हैं बचतों की, तो इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता, पर यूनिट या जो एवरेज पर यूनिट बोलूँ या फिर एवरेज कॉस्ट बोलूँ, वो क्या है, कॉन्टीन्यूअस डिक्लाइन करती है। ये बात मेरी आप ध्यान से समझिए कि जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाता है उत्पादन का, वैसे वैसे कॉस्ट क्या है, वो घटती जाती है। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको रियल एग्जांपल अभी आपके साथ ही इसको एक्सप्लेन करती हूँ। आपके एग्जांपल से ही आप देखिए, यहाँ पर मेहनत मैं बहुत कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ वो आपको नहीं समझ में आएगी कि मैं किस तरीके से मेहनत कर रही हूँ। मैं इस तरीके से मेहनत कर रही हूँ कि आप कोई भी कंपटीशन दें, आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। और मान लेते कि इस कोर्स में सिर्फ मान लेते कि 100 बच्चे ही परचेज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर, और फीस बहुत ही कम है, ठीक है ना, 4000 रुपये कोई खास फीस नहीं है। मैंने यहाँ पर, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने ऑफलाइन पढ़ाया। ऑफलाइन में मैंने एक बच्चे की 40,000 रुपये फीस रखी हुई थी। जो बच्चे इस कोर्स को, जो पुराने बच्चे हैं, जो अगर वो इसको लेंगे तो वो इस बात को आपको खुद भी बता देंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए क्या है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा। यदि इसी कोर्स को 1000 बच्चे परचेज कर लेते हैं तो क्या होगा, मेरी एवरेज कॉस्ट क्या होगी, कॉन्टीन्यूस डिक्लाइन करेगी। क्यों डिक्लाइन करेगी, अब देखिए, अब यहाँ पर हम किसको किसके साथ बदल रहे हैं। मैं अपने काम को पैसे के साथ बदल रही हूँ, अपने काम को। वैसे देखो, टीचर का पैसे के साथ कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो, मेहनत जीवन यापन के लिए, अगर आप अपना जीवन निर्वाह करना चाहते हो, तो उस जीवन निर्वाह में कहीं ना कहीं आपको कुछ होगा। अगर मान लिया जाए कि मेरे पास खाने पीने की भी चीज़ें नहीं हो, तो क्या मैं अगले दिन आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी, नहीं आ पाऊँगी। तो ये होता है कि आपके पास बेसिक चीज़ होनी चाहिए। तो देखिए, अगर इसको 100 बच्चे परचेज करते तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर इसको 1000 कर ले तो धीरे धीरे इसकी कॉस्ट क्या है, जो फ़ोन मैंने लिया है, जो मैंने सिस्टम लिया है, जो मैंने बोर्ड परचेज किया, धीरे धीरे कॉस्ट क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट जो लागत है। वैसे ही आप देखिए, मान लेते कि आप एक स्कूल में हो और स्कूल में कहीं पर आप पढ़ाते हो। उस स्कूल में आपकी क्लास में मान लेते कि 10 बच्चे, वो जब 10 बच्चे आप पढ़ा रहे हो, अगर उसी की स्ट्रेंथ है कि उस रूम में आसानी से, बिल्कुल ईजी तरीके से 30 जो स्टूडेंट्स हैं वो आ सकते हैं आराम से, तो आपको जो वो फीस दे रहे हैं वो सिर्फ एक ही टीचर की फ़ीस पहले पे कर रहे हैं, बाद में पे कर रहे हैं। तो लेकिन उनका पहले उनकी कॉस्ट ज़्यादा है, जब 10 बच्चे पढ़ रहे हैं उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। तो जब कॉन्टीन्यूअस उत्पादन करने से, उत्पादन का स्केल बढ़ने से, तो जब हमारी लगातार एवरेज कॉस्ट या पर यूनिट जो लागत गिरती है, तो उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स या बचते, ठीक है ना। और डिस इकोनॉमिक्स जिसका उल्टा होता है, ठीक है ना। इसका उल्टा क्या होता है, उल्टा ये होता है, मान लो जिस स्कूल में आप हो उसमें 30 बच्चे की रिक्वायरमेंट, 30 बच्चे उसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन उसमें 40-50 आ जाए। अब क्या होगा, पहले क्या था, आप एक टीचर, ठीक है, अब एक टीचर से उनका काम नहीं चलेगा, उस रूम से काम नहीं चलेगा, तो उनकी एक्स्ट्रा कॉस्ट जब बढ़ जाती है। जब एक लेवल, हर चीज़ का एक लेवल होता, कोई भी चीज़ आप उठा लीजिए, हर चीज़ का एक लेवल होता है, एक सैचुरेशन पॉइंट होता। उसके बियॉन्ड अगर वो क्रॉस करता तो उसकी लागतें क्या हो जाती है, जो बचते थी ना वो लागतों में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिस कारण से उसकी एवरेज कॉस्ट क्या है, प्रति जो यूनिट है वो लागत क्या बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है इकोनॉमिक्स और डिस इकोनॉमिक्स। मैं यहाँ पर अब आपको एक एक चीज़ बताऊँगी कि इसमें कौन से पॉइंट आएंगे, इसमें क्यों, कौन से पॉइंट आएंगे, क्यों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है। देखिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो बचते होती हैं, ठीक है ना, पैमाने की बचते क्या होती हैं कि जब एवरेज कॉस्ट कॉन्टीन्यूअस डिक्लाइन करे, ठीक है। मैंने आपको बता कि इंटरनल और एक्सटर्नल होती हैं। इंटरनल क्या होती है, मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ये पॉइंट्स आपको थोड़ा सा बस पता होना चाहिए, कुछ पढ़कर बता दूँ, कुछ यहाँ पर लिखे हुए कि इंटरनल जो इकोनॉमिक्स होती है ना, इंटरनल जो होती है वो फर्म स्पेसिफिक होती है, ये ध्यान रखिएगा। आंतरिक बचते होती है फर्म स्पेसिफिक, जो फर्म अपने अंदर सुधार करती है वो सिर्फ उसी फर्म को मिलती है। एक्सटर्नल जो इकोनॉमिक्स होती है ना, ये होती है यहाँ पर
इंडस्ट्री स्पेसिफिक, ये ध्यान रखिए, ये इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है। जितना भी फर्म इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्में होंगी सबको उसका बेनिफिट मिलेगा अगर यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री में सुधार होता। लेकिन ये जो फर्म खुद में सुधार करेगी ये फर्म तक ही सीमित रहेगा, ये पूरे इंडस्ट्री में जितनी फर्में सबको मिलेगा। तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होती है ना, उसमें इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो रियल इंटरनल इकोनॉमिक्स, फर्स्ट हम इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं क और ख में। फर्स्ट है कि रियल इंटरनल यानी कि वास्तविक जो आंतरिक जो बचते हैं, एक होती है धन संबंधी, ठीक है ना। एक है ये जो ख है ये पार्ट, ये होती है धन संबंधी जो भी बचते होते हैं, पिक्यूनरी, जिसको मतलब इंटरनल इकोनॉमिक्स बोलते हैं। फिर डिस इकोनॉमिक्स होती है, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं, इनको अपोजिट कर देना। रियल इंटरनल में सबसे पहला पार्ट है कि लेबर। ये क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर इंटरनल के अंदर जो लेबर है, लेबर से संबंधित जो आपको बचते होते हो, क्या होता है जब आप एक बड़े लेवल पर, स्केल का मतलब था जब बड़े लेवल पर उत्पादन करते हो तो आप लेबर का क्या कर देते हो, डिवीजन कर देते हो कि आपको जो काम आता आप उसको करें। जैसे कि जो भी बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनमें से आप देखिए कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। देखिए जो लड़कियां होती है ना वो क्या काम में माहिर होती है, ठीक। जैसे डिवीजन किया हुआ है कि घर में जो है ना मम्मी खाना बना लेते हैं, पापा जो है बाहर का काम कर लेते हैं, तो इस तरीके से डिवाइड किया हुआ ना। तो जो वो हो गया डिवीजन। और लेबर डिवीजन का मतलब जब एक बड़े लेवल पर काम होता है तो हम क्या करते हैं, भाई आपका डिपार्टमेंट ये है, आपका ये है, आपका ये, इस तरीके से डिवीजन कर दिया जाता। जब आपका डिवीजन हो जाता है ना, ऑटोमेटिक आपके अंदर विशेषीकरण या स्पेशलाइजेशन या विशिष्टीकरण आ जाएगा। स्पेशलाइज्ड हो जाओगे आप उस काम में, आप उस काम को बहुत आसानी से कर पाओगे। आप देखते होगे कि अगर मान लिया जाए कि देखो प्रोफेशनल जो खाना बनाने वाले लड़के होते हैं उनकी बात नहीं करें, जो सिंपल होते हैं, घर में एक दिन एक बहन है और भाई है, यदि भाई को अपोजिट कर दिया जाए कि उसको चल भाई बाहर का काम करके आना, उसको घर का, तो वो नहीं, उसमें वेस्टेज ज़्यादा होगी। लेकिन उसका स्पेशलाइजेशन क्या, बहन का घर के काम में, उसका बाहर के काम में, तो उनका काम दीजिए, वेस्टेज कम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा भी रहेगा, मतलब बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो इंटरनल होती है उसमें लेबर से संबंधित जो होती है, एक लेबर डिवीजन होगा, दूसरा क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये 2-3 तरीके की यहाँ पर बचते मिलेंगी, जैसे अविभाज्यता। फिर दूसरी है यहाँ पर आप देखोगे दूसरा यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, एक बात सुनो कि फर्स्ट मैंने आपको बता दे दिया कि मतलब विशेषीकरण और श्रम विभाजन के कारण से। दूसरा है यहाँ पर अविभाज्यता के कारण से हमें अच्छे रिटर्न्स मिलते, बचते मिलते। अविभाज्यता का क्या मतलब होता है कि जो हमारे पास जो भी रिसोर्स होते हैं ना, जो भी मशीनें होती हैं, उनको ऐसा नहीं उनका एक एक पार्ट को हम काट कर यूज करते, नहीं, उनको हम एक साथ यूज करते हैं। तो क्या होता है कि एक मशीन के जब हम बड़े लेवल पर उत्पादन करते हैं तो उसका ज़्यादा यूज करेंगे, इसलिए क्या होगा, अविभाज्यता, इंडिविजिबिलिटी है वहाँ पर। इस कारण से उसको क्या मिल रही है, इंडिविजिबिलिटी के कारण से क्या मिल रही है, जो भी बेनिफिट है वो हो रहा है। इंडिविजिबिलिटी का मतलब समझे, अविभाज्यता का मतलब है जब आप उत्पादन करना स्टार्ट करते हो तो उत्पादन करते वक्त आप जब स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में होते हो तो आप अपनी मशीनों का पूरा यूज़ नहीं कर पाते, मशीन बड़ी है और काम थोड़ा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो जैसे जैसे आपका उत्पादन का लेवल बढ़ता वैसे वैसे जो आपके उस मशीन में अविभाज्यता थी, अलग अलग आप उसका यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो अब उसका बड़े लेवल पर आप यूज़ करोगे तो उसका उत्पादन का स्तर बढ़ने के कारण से आपको बेनिफिट मिलेगा। अब उसको देखिए, दूसरी मैंने आपको रियल के अंदर क्या हुआ, लेबर से संबंधित थी, टेक्निकल में इंडिविजुअलिटी आपको बता दिया। फिर है ये क्रेन कार्स की करो या ना करो, नहीं तो ये इंपॉर्टेंट है। जो केन क्रॉस है उसने 5 तरीके की टेक्निकल जो इकोनॉमिक्स है उनके बारे में बताया, तकनीकी जो बचते हैं। उन्होंने बताया कि जब बड़े लेवल पर उत्पादन करते तो अच्छी टेक्नोलॉजी का आप यूज करोगे, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो आप अच्छी बचत होगी। फिर लिंक प्रोसेस रहेगी, ठीक है ना, आपका उत्पादन एक उत्पादन दूसरे उत्पादन से लिंक रहेगा। द यूज ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, अब क्या होगा, आपके जो भी अलग अलग तरीके के आपके जो प्रोडक्ट निकलेंगे तो आप उनका क्या है, उन बाय प्रोडक्ट जो है उनका भी यूज कर पाओगे। दूसरा कि पावर कंजम्पशन, जब छोटी मशीनें चलती हैं और एक बड़ी मशीन चलती है तो बड़ी मशीन जो छोटी मशीनों के कंपैरिजन में कम जो है बिजली का खर्च करती है। दूसरा आपके पास अच्छी खासी, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आप देख लो, मार्केटिंग अच्छा खासा कर लेती हैं, ऐसे मैनेजरियल उनके पास मैनेजमेंट करने की भी अच्छी पावर होती है, रिस्क भी उठा सकती है, रिसर्च कर सकती हैं, और अच्छा अगर इस कंपनी में कोई भी काम करता है तो उसको वेलफेयर के लिए, यानी कि रहने के लिए घर दे दिया, चलाने के लिए गाड़ी दे दी, तो इस तरीके की वेलफेयर की भी
चीज़ें वो आपको दे सकती है। दूसरे आता ख पार्ट आता है इसका पीक्यूनरी इंटरनल इकोनॉमिक्स, यानी कि जो बचतें होती हैं, धन संबंधी जो बचतें होती हैं। देखिए जब बड़े लेवल पर आप काम करते हो तो क्या होगा, आपके पास धन भी अच्छा होगा। जैसे बोलते हैं ना एमएनसीज, मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन है, वो क्या एक बड़े लेवल पर काम करते हैं, इसलिए अच्छे अच्छे पैकेज भी देते हैं। तो ये धन संबंधी जो बचतें होती है वो इस तरीके की होती है। धन संबंधी मैंने आपको बता दिया कि जो धन संबंधी में क्या है कि रियल एक्सटर्नल, मैंने आपको बता पीक्यूनरी इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं पढ़ रहे, इंटरनल। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास क्या होगा, अच्छा खासा धन होगा, आप जिसको चाहो उसको हायर कर सकते हो। तो आपने रियल और जो उसके बारे में जान लिया, एक्सटर्नल के बारे में। एक्सटर्नल के बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जो भी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी अगर नई टेक्नोलॉजी आएगी तो पूरी सारी फर्मों को मिलने वाली। तो 2-3 शब्द आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं कि इंटरनल का मतलब होता है फर्म स्पेसिफिक, इंडस्ट्री का मतलब एक्सटर्नल का मतलब होता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक।